चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर उसका रिवीजन देखें ना। भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये कंपनी बिजनेस के बारे में है ना, कि जब भी कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट होती है तो वो अपना कैपिटल पब्लिक के थ्रू कलेक्ट करती है। वो पब्लिक के सामने शेयर्स इश्यू करती है, पब्लिक उनके शेयर्स खरीदती है, जिसके जरिए कंपनी को कैपिटल मिलता है और कंपनी अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है। लेकिन जब कंपनी को कैपिटल मिलता है शेयर्स के जरिए, उसे हम लोग शेयर कैपिटल इसलिए ही कहते हैं कि भाई शेयर के जरिए उनको कैपिटल ये मिला है। तो वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, किस तरह से एंट्रीज करती है कंपनी अपनी बुक्स में, वो हमें इस चैप्टर में देखना होता है। बराबर। और यहाँ पर कंपनी के इक्विटी शेयर्स के बारे में बात चलती है। हमारा ये चैप्टर जो है वो इक्विटी शेयर्स के बारे में, क्योंकि हर कंपनी को कंपलसरी इक्विटी शेयर इश्यू करना जरूरी है। ठीक है ना, वो प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, ये जो अदर चीजें होती हैं, ये इश्यू करे कि ना करे वो चलता है, लेकिन इक्विटी शेयर हर कंपनी को इश्यू करना कंपलसरी है, जरूरी है। और इसकी वजह से हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली इक्विटी शेयर्स के बारे में ही समझते हैं। और वो भी अकाउंटिंग एंट्री वो समझनी होती है हमें कि जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू कर रही है, फर्स्ट टाइम जब शेयर इश्यू करती है। आज के टाइम में हम लोग उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, जो प्राइमरी मार्केट में जाता है। शेयर मार्केट का प्राइमरी मार्केट कहते हैं कि जहां पर फर्स्ट टाइम इश्यूड शेयर्स होते हैं। तो उस वक्त तो उनकी कैसी एंट्री होती है कंपनी की बुक्स में, वो हम समझेंगे। अब जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है ना, तो ज्यादातर पब्लिक से जो है वो पूरे पैसे एक साथ नहीं मंगवाती, एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए चलती है। कि जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू कर रही है, तो सबसे पहले वो पब्लिक के सामने एडवर्टाइजमेंट करती है कि चलो भाई हम लोग इतना शेयर इश्यू कर रहे हैं, कि भाई ये तारीख देती है, देखो ये तारीख से ये तारीख के बीच में हम लोग ये शेयर इश्यू करेंगे। जिस जिसको शेयर्स खरीदने हो वो सब उसकी एप्लीकेशन भेजो। बरोबर, जिसको जिसको शेयर खरीदने हैं वो आप लोग एप्लीकेशन भेजो। कंपनी वैसे कहती है कि नहीं, कि अगर मेरी कंपनी हो, मैंने शेयर इश्यू किए हैं, तो पहले मैं पब्लिक के सामने एडवर्टाइजमेंट करूंगा कि देखो भाई मेरे शेयर्स ये 10 तारीख को आ रहे हैं। और भाई जिस जिसको ये शेयर्स खरीदने हो ना, तो 10 से 15 के बीच में सब लोग एप्लीकेशन भेजो, भाई किसको कितने शेयर्स चाहिए। ठीक है। तो कंपनी पहले एप्लीकेशन मंगवाती है। और एप्लीकेशन खाली नहीं मंगवाती, वो पब्लिक से कहती है कि देखो भाई आप एप्लीकेशन भेजोगे तो एप्लीकेशन के साथ थोड़े रुपए भी भेजना। ठीक है, मतलब कि सपोज अगर शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो कंपनी एप्लीकेशन में 10 रुपए में से 3 रुपए मंगवाती है कि चलो भाई 3 रुपए आप लोग भेजना, जिसको जितने शेयर चाहिए। भाई आपको अगर 1000 शेयर चाहिए, तो आप एप्लीकेशन के वक्त 1000 शेयर्स के 3 रुपए, 3000 रुपए आप भेजना। बरोबर, कि अगर आपको जो है वो 5000 शेयर्स चाहिए, तो ठीक है आप 5000 के 3 रुपए के हिसाब से 15000 रुपए भेजना आप। ठीक है ना। तो कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन मंगवाती है। भाई सबकी एप्लीकेशन आ गई 5 दिन में, तो कंपनी उस एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और उनमें से जिसको सही लगे उसको वो शेयर्स अलॉट करती है। अलॉट करना मतलब कि उसको मंजूर करना कि ठीक है कि भाई ये शेयर्स जो है वो अब इनके नाम पे हुए। बराबर, कितनी बार एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ जाती है, तो वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे कंपनी वापस कर देती है। अब कंपनी के पास जो है वो परमिशन है, सेबी के थ्रू परमिशन है, ऑथोराइज कैपिटल है सिर्फ 2 लाख शेयर्स का। 2 लाख शेयर्स का कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो 2 लाख शेयर इश्यू करेगी। लेकिन एप्लीकेशन मिल गई उसको 2.5 लाख शेयर्स की, कि पब्लिक 2.5 लाख शेयर खरीदने को भी तैयार है, इतनी एप्लीकेशन मिली है। लेकिन कंपनी को तो परमिशन 2 लाख शेयर्स की ही है, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 शेयर्स के पैसे एप्लीकेशन उसे मिली है कंपनी को, कंपनी क्या करती है, उसको रिफंड कर देती है। बरोबर। बाकी के 2 लाख को वो शेयर अलॉट करती है। ठीक है ना। और जब ये अलॉटमेंट होता है ना, तो कंपनी फिर से सबको लेटर भेजती है कि देखो भाई आपने एप्लीकेशन भेजी थी ना, तो आपका शेयर अलॉट हो गया। अगर सच में आपको शेयर्स के चाहिए, मतलब शेयर्स चाहिए अगर आपको सच में, तो अब इस मंजूरी के साथ, इस अलॉटमेंट के साथ थोड़े और रुपए भेजो आप, तो आपका शेयर एकदम कंफर्म होगा। मतलब आपने एप्लीकेशन के वक्त अगर भाई 3 रुपए दिए हैं और मैंने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, तो मैं आपको लेटर भेजूंगा कि आपकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन अब उस एक्सेप्टेंस के 3 रुपए और भेजो, 3 रुपए और भेजो, तो आपके नाम पे कंप्लीट शेयर्स होंगे। तो ये अलॉटमेंट की बारी आ जाती है कि कंपनी फिर अलॉट करती है उन्हें। अब सामने वाले ने और 3 रुपए भेजे, मतलब उसके शेयर एकदम कंफर्म। सामने वाला अगर नहीं भेज रहा है, तो उसके शेयर किसी और को दे देंगे। बरोबर ना, वैसे भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग हैं, वो नहीं दे रहा है तो किसी और को दे देंगे हम। समझ आ रही है ना बात। तो इसी वजह से ये अलॉटमेंट होता है कि सामने वाले ने पैसे भेजे हैं और तो उसको वो शेयर कंफर्म किए जाएंगे।
अब सपोज कि अगर वो शेयर भी मंजूर हो गए, सामने वाले ने वो भी पैसे दे दिए, फिर थोड़े टाइम बाद फाइनल जो है वो कॉल मंगवाया जाता है। फाइनल कॉल मतलब कि भाई आखिरी जितने बचे हुए पैसे हो, 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपए मंगवाए, फिर अलॉट किया, फिर 3 रुपए मंगवाए, अब 4 रुपए बचे, तो कंपनी कहती है कि चलो भाई अब बाकी के 4 रुपए भी हैं वो भी आप दे दो, तो आपके नाम पे शेयर हो जाएगा, सर्टिफिकेट बन जाएगा। शेयर वो एक सर्टिफिकेट ही होता है ना भाई, बाकी के 4 भी दे दो तो आपके नाम पे सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। तो पब्लिक वो बाकी के 4 रुपए भी दे देती है और कंपनी फिर उसे वो शेयर का सर्टिफिकेट देती है कि चलो भाई आपके नाम पे इक्विटी शेयर्स हो गए। ये बात समझ में आ रही है? बरोबर ना? इस तरह से ये कंपनी की प्रोसेस चलती है और हमें भी अकाउंटिंग एंट्री इसी तरह से करनी है। ये हमारी बेसिक एंट्रीज हुई, ये बेसिक एंट्री रही कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल ऐसे बेसिक एंट्री रहे। मैं इस वीडियो में आपको सब रूल्स ही बताऊंगा, क्योंकि पूरा सम तो आपको भी ध्यान है 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा सम सब समझाने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक के रूल्स बता रहा हूँ कि भाई कैसे कहाँ एंट्री करनी है। ठीक है? सो बेसिक एंट्री इस तरह से होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, इनकी एंट्रीज होती है। फिर दूसरे भी टॉपिक होते हैं कि कभी जो है वो कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे मंगवाती है तो उसकी एंट्री कैसे करें, बराबर, या कभी कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस हो जाता है, कभी सामने वाले से पैसे मंगवाए वो दे ही नहीं रहा है, कभी सामने वाला एडवांस में पैसे दे देता है कि लो भाई एक ही साथ हमने 3 रुपए मंगवाए, सामने वाले ने 10 रुपए ही दे दिए, लो भाई, बरोबर, ऐसा भी होता है। या फिर शेयर फॉर फीचर आता है। शेयर फॉर फीचर मतलब कि भाई सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है अगर, तो उसके दिए हुए, अभी तक दिए हुए पैसे भी जब्त कर लेते हैं और वो शेयर्स भी जब्त कर लेते हैं और वो जब्त शेयर्स किसी और को दे देते हैं, है ना, किसी और को री इश्यू कर देते हैं, ये फॉर फीचर। और फिर प्रो राटा आता है कि प्रो राटा कि अगर एप्लीकेशन के वक्त कुछ एडवांस मिला है तो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, बराबर। किसी ने अगर एप्लीकेशन भेजी हुई हो, उसकी आधी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की, आधी एक्सेप्ट नहीं की है, तो जो एक्सेप्ट नहीं की उसके पैसे हम एडवांस में रख लेते हैं, बराबर ना, ये प्रो राटा कहलाता है। हाँ समझेंगे, सबका एक एक बार रूल देखते हैं। पहले बेसिक एंट्रीज देखो, तो बेसिक एंट्रीज के रूल्स वैसे रहे कि जब बेसिक एंट्रीज आती है तो एप्लीकेशन के वक्त जो है वो ऐसी एंट्रीज रहती है कि सपोज सबसे पहली एंट्री आती है हर सम में, सबसे पहली एंट्री कि भाई अमाउंट रिसीव्ड, कि पैसे मिले हैं, हमें पैसे मिले भाई, हमने एप्लीकेशन दी सबको, भाई सबको जो है वो एडवर्टाइजमेंट की कि जिस जिसको शेयर चाहिए सब एप्लीकेशन भेजो और उसके साथ इतने रुपए भेजना। तो इसलिए सबसे पहला आता है कि सबने एप्लीकेशन दी है और उसके पैसे मिले, तो वो आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना, ये रूल्स याद रखना। और हाँ, सेपरेट एंट्री ही करनी है, वो अच्छा है अगर आपने अभी तक ऐसी प्रैक्टिस की है। आप कंबाइन एंट्रीज करोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है। अभी भी आखिरी टाइम में अगर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर सेपरेट एंट्री करें कंबाइन एंट्री करें, दोनों ही एंट्री बोर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड में उसका एक भी मार्क कट नहीं होगा अगर आपकी एंट्री सही है तो, भले सेपरेट करो कि कंबाइन करो, एक मार्क भी कट नहीं होगा, बराबर ना, दोनों ही मेथड एकदम परफेक्ट है। समझ आ रही है बात? तो आपको जिसमें प्रैक्टिस की गई हो आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना, बराबर। मैं सेपरेटली समझाता हूं कि टॉपिक माइंड में क्लियर रहता है और लिखने में भी इजी रहता है। आप लोग कंबाइन की प्रैक्टिस हो और आप कंबाइन करना चाहते हो, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेपरेट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो एप्लीकेशन की जब एंट्री आती है, पहली अमाउंट रिसीव्ड, हम एंट्री करते हैं बेसिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 2 लाख शेयर्स हैं पर एप्लीकेशन मिल गई 2.5 लाख शेयर्स की, कि भाई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे रिफंड कर देते हैं। सेकंड एंट्री वो आती है कि एक्स्ट्रा रिफंड, जिसमें इसकी अपोजिट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर ना, इनकी अपोजिट एंट्री होती है। उसके बाद जो एप्लीकेशन हम रिफंड नहीं कर रहे हैं, जो तो अपनी है, जितनी तो हमें परमिशन मिली है, तो उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी एप्लीकेशन के पैसे मिले वो तो अपने ना, वो तो अब वापस देना ही नहीं, इक्विटी शेयर के पैसे तो वापस करते ही नहीं है, जब कंपनी बंद हो तब वापस करते हैं। तो इसलिए वो पूरे मिले हुए पैसे कैपिटल में डाल देते हैं कि ट्रांसफर टू कैपिटल, सॉरी, कि ट्रांसफर टू कैपिटल, उसमें आ जाता है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बरोबर, कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, एप्लीकेशन में बेसिक ये 3 एंट्री रहती है। फिर जैसी सिचुएशन बने उस सिचुएशन के हिसाब से दूसरी एंट्री ऐड होती है। बाकी ये तो सब में ही रहेगी, ये बेसिक एंट्री हर सिचुएशन में रहती है।
फिर एक्स्ट्रा कुछ हो तो वो इसमें ऐड होता है। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट के वक्त बेसिक एंट्रीज करते हैं हम लोग, तो अलॉटमेंट के वक्त ऐसे आ जाता है कि भाई सपोज सबसे पहले होता है अमाउंट कॉल्ड अप। सबसे पहले भाई अलॉटमेंट की बारी होती है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में जनरली 15 दिन 1 महीना ऐसा गैप रहता है। एप्लीकेशन के पैसे मंगवाए, एक आध महीने बाद अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे, बराबर नहीं, 15 दिन 1 महीने का गैप रहता है जैसी कंपनी की इच्छा। तो जब अलॉटमेंट की बारी आती है 1 महीने बाद सपोज, तो उस वक्त सबसे पहली एंट्री होती है अमाउंट कॉल्ड अप, कि पहले पब्लिक से मंगवाते हैं कि चलो भाई अलॉटमेंट का टाइम हो गया, महीना हो गया, आपके शेयर मंजूर हुए, लाओ पैसे अब। तो पहले पैसे मंगवाना, तो उसकी एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। उसके बाद जब पैसे मंगवाए हैं सब ऑन द स्पॉट तो देंगे नहीं, उसमें से 5 दिन 6 दिन 8 दिन का गैप रहता है कि पब्लिक को 8 दिन का टाइम दिया जाता है कि चलो भाई इस तारीख तक सब लोग पैसे दे देना। तो वो सबके पैसे मिलते हैं धीरे धीरे, तो जिस जिसके पैसे मिले वो लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड, के बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, भाई पहले पैसे मंगवाए फिर पैसे मिले, बराबर। हाँ, अगर चलो अब नरेशन की भी बात कर रहे हो, तो नरेशन एग्जाम में जब पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 99% ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है कि राइट विदाउट नरेशन। तो नरेशन नहीं लिखना है, खाली एंट्रीज लिखनी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि राइट विदाउट नरेशन, तो फिर नरेशन लिखना कंपलसरी है। और नरेशन इतना लॉन्ग मत लिखा करो, पूरी डिटेल में मत लिखा करो, टाइम मत निकालो, नरेशन लिखा करो शॉर्ट एंड सिंपल। भाई अमाउंट रिसीव्ड या सॉरी अमाउंट कॉल्ड अप, अगर तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि अमाउंट कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, सिंपल नरेशन, सिंपल एंड स्वीट, बराबर। भाई अमाउंट रिसीव्ड तो उसके लिए लिखते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट, ये हो गया, बराबर ना। ऐसे नरेशन लिखना अगर पूछे तो, बाकी डिटेल में नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सो अलॉटमेंट के वक्त ऐसा आता है ना कि पहले पैसे मंगवाए फिर एक आध हफ्ते बाद पैसे मिले, या अलॉटमेंट हो गया, फिर उसके एक आध महीने बाद कॉल की एंट्री आती है कि कॉल का टाइमिंग आया, अब पब्लिक से फिर से जो है वो पैसे मंगवाए जितना भी बाकी हो, तो अब पब्लिक को कहते हैं कि भाई उसमें भी पहली एंट्री वही अमाउंट कॉल्ड अप, कि पहले पैसे मंगवाए। अब पैसे मंगवाए तो उसमें भी एंट्री वैसे ही करते हैं कि इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसी की तरह, बस खाली अलॉटमेंट की जगह पे क्या लिखा जाता है, कॉल लिखा जाता है कि इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। फिर उसके बाद सपोज 5 दिन 8 दिन बाद वो अमाउंट रिसीव्ड, पैसे मिल जाते हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कॉल की जो है वो बेसिक एंट्रीज है, ये सब वो बेसिक एंट्री, हर सम में ये एंट्री तो रहेगी, फिर जैसा टॉपिक हो वैसे, ठीक है ना। कि अब जैसे जो है वो अगर सपोज प्रीमियम का टॉपिक है, मैं टॉपिक वाइज ही समझा रहा हूँ, एंट्रीज ही याद रखनी होती है, फिर अमाउंट तो हर सम के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये सब रूल्स एक बार आप पर्टिकुलर लिख लो एक बुक में या कहीं पर भी, फिर उसके हिसाब से आप लोग एंट्री करो। अब जैसे प्रीमियम में आता है कि अगर कोई पैसे जो है वो प्रीमियम पे मंगवाए हैं, प्रीमियम पे मतलब जो है वो 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए हैं, तो वो प्रीमियम किसके साथ मंगवाया है, कि एप्लीकेशन के वक्त, अलॉटमेंट के वक्त, के कॉल के वक्त, वो खास ध्यान देते हैं। सपोज अगर ऐसा है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि सपोज अगर जो है वो ऐसा रहता है कि भाई 2 लाख शेयर्स हैं, एक एग्जांपल, 2 लाख शेयर्स हैं, जो 10 रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, और उसके ऊपर 5 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, और कंपनी इस तरह से मंगवा रही है कि एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपए मंगवा रही है, अलॉटमेंट के वक्त 9 रुपए मंगवा रही है, कि जिसमें 4 रुपए का अलॉटमेंट और प्लस 5 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के वक्त, बराबर। और कॉल के वक्त बाकी के 3 रुपए मंगवाती है। टोटल 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए में से 3 रुपए यहाँ, 3 रुपए यहाँ, 6 रुपए, और अलॉटमेंट के 4 रुपए, और उसके साथ प्रीमियम मंगवा रही है ये 5 रुपए, तो अलॉटमेंट के वक्त 9 रुपए हो गए। बात ध्यान में आ रही है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल अगर ऐसा हो, तो प्रीमियम किसके साथ मंगवाया है उसके साथ एंट्री करते हैं। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है तो खाली अलॉटमेंट के वक्त ही प्रीमियम की एंट्री करनी है, बाकी में प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी है। हाँ, कभी सिचुएशन ऐसे होती है कि भाई तीनों के साथ प्रीमियम है, तीनों के साथ प्रीमियम है, तो तीनों में प्रीमियम की एंट्री करनी है। समझ आ रही है बात, बराबर। जिसके साथ प्रीमियम हो उसके साथ लिखना है, खाली एप्लीकेशन के वक्त प्रीमियम हो तो एप्लीकेशन में प्रीमियम लिखना, अलॉटमेंट में हो तो अलॉटमेंट में, कॉल में हो तो कॉल में, तीनों हो तो तीनों में।
ठीक है। और प्रीमियम की एंट्री करेंगे कहाँ? तो जो भी प्रीमियम की एंट्री होती है वो हमेशा याद रखते हैं कि प्रीमियम हमेशा जहां पे आपने कैपिटल लिखा हुआ है उसके साथ ही प्रीमियम आता है, उसके अलावा और कहीं नहीं। कहाँ आता है? जहां पे कैपिटल लिखा हुआ है उसके साथ प्रीमियम, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। जैसे भाई सपोज एप्लीकेशन के पैसे मिले, बेसिक एंट्री, उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसे रिफंड किए, फिर जब कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जो लिखता है ना कि टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके साथ लिखते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, इसके अलावा कहीं पे भी प्रीमियम नहीं। प्रीमियम की अमाउंट काउंट जरूर करेंगे, लिखेंगे प्रीमियम कहीं पे भी नहीं। प्रीमियम सेपरेट लिखना है, जहां कैपिटल हो वहीं पे। अगर अलॉटमेंट के वक्त है तो पहली एंट्री होती है ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये कैपिटल के साथ ही क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऐसे लिखते हैं। प्रीमियम हमेशा कैपिटल के साथ अटैच होके आता है और कहीं पे भी नहीं, बरोबर। अगर कॉल के वक्त हो तो कॉल के वक्त भी जो पहली एंट्री होती है इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो कैपिटल के साथ जो है वो प्रीमियम लिखना है, इसके अलावा प्रीमियम कहीं पे भी नहीं। ठीक है ना, ये रूल याद रखना। अब जैसे अगर हम इनकी एंट्री करते हैं कि भाई 2 लाख शेयर्स हैं, उसमें एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपए मंगवाए हैं, उसमें प्रीमियम नहीं है। तो भाई जब पैसे मिले ना, सपोज 2 लाख शेयर्स हैं और हमें एप्लीकेशन मिली है 2,50,000 की, सपोज 2,50,000 की एप्लीकेशन मिली है हमें, तो हम यहाँ पे ऐसा एंट्री करते हैं ना भाई अमाउंट रिसीव्ड, तो उसमें एंट्री करते हैं बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई उसमें कितने मिले? तो 2,50,000 शेयर्स के 3 रुपीज मिले हैं, 2,50,000 के 3 रुपीज एप्लीकेशन के वक्त, ऐसे हो जाता है ना, बरोबर ना। और इसमें वो दोनों के अमाउंट लिखते हैं भाई 7,50,000 डेबिट क्रेडिट, फिर एक्स्ट्रा रिफंड कर देते हैं। ऐसे ही स्टेप वाइज याद रखते हैं कि एक्स्ट्रा रिफंड कर दिया, क्या एक्स्ट्रा कितने हुए? तो भाई 50,000 एक्स्ट्रा हैं, 2 लाख की जगह 2,50,000 मिले थे, 50,000 एक्स्ट्रा है, उसके ये एप्लीकेशन के 3 रुपए वापस। तो भाई उसमें एंट्री करते हैं कि भाई जो 50,000 एक्स्ट्रा है वो 50,000 के 3 रुपीज रिफंड कर देते हैं, बरोबर ना। और बाकी का कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल में तो जितने हमारे शेयर्स मेन होते हैं उतने ही ट्रांसफर करने होते हैं। मतलब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे हम लोग 2 लाख के 3 रुपीज, 2 लाख के 3 रुपीज हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बरोबर ना। और यहाँ प्रीमियम नहीं है, एप्लीकेशन के वक्त कोई प्रीमियम नहीं है, तो कैपिटल के साथ कुछ प्रीमियम नहीं लिखना है। ठीक है। फिर अलॉटमेंट की बारी आती है कि अलॉटमेंट में पहले पैसे मंगवाए, तो उसमें एंट्री करते हैं ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जहां कैपिटल लिखा है उसके साथ लिखते हैं कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर। जहां कैपिटल वहां प्रीमियम। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं कि अमाउंट कॉल्ड अप, तो कितने पैसे मंगवाए थे? 9 रुपए मंगवाए हैं विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ 9 रुपए ना। तो भाई यहाँ एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो जहां डेबिट में लिखते हैं पूरे ही पैसे कि 2 लाख के 9 रुपए मंगवाए हैं, कि जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में लिखते हैं 2 लाख के 4 रुपए, 4 रुपए का ही कैपिटल, मतलब मेन अमाउंट जो होती है वो हमारे कैपिटल में जाएगी कि 2 लाख के 4 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम कितने? 5 रुपए हैं, तो वो 2 लाख के 5 रुपए वो सिक्योरिटी प्रीमियम में। बात आ रही है ध्यान, बरोबर ना। इस तरह से रहेगा ना। प्रीमियम हो तो यहाँ डेबिट में पूरी अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे तोड़ के लिखते हैं कि भाई कैपिटल में जितनी अमाउंट हो और प्रीमियम की जितनी अमाउंट हो, अमाउंट वही 2 लाख के ऊपर, बरोबर। फिर सपोज एक आध हफ्ते बाद उसके पैसे मिले, अमाउंट रिसीव्ड, तो अमाउंट रिसीव्ड तो उसमें एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जब अमाउंट रिसीव्ड हो तो पूरे ही मिलेंगे कि 2 लाख के 9 रुपए, पूरे ही ना मिलेंगे, तो पूरे ही मिलेंगे, बराबर ना। 2 लाख के 9 रुपए कंप्लीट मिले विथ प्रीमियम। ठीक है, यहाँ 5 रुपए या 4 रुपए नहीं लिखने, यहाँ 9 रुपए पूरे। फिर वैसे ही कॉल की बारी आती है कि कॉल के वक्त अगर जो है वो पहले पैसे मंगवाए हैं, तो पैसे मंगवाए तो कितने रुपए? 3 रुपए ही मंगवाए हैं, उसमें तो कोई प्रीमियम है नहीं। अगर इसमें भी प्रीमियम होता, सपोज कि 5 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए प्रीमियम यहाँ, 2 रुपए प्रीमियम यहाँ, कि अगर इसमें भी प्रीमियम होता तो यहाँ पे भी लिखते क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बराबर। अगर नहीं है तो फिर इसके साथ ही लिखेंगे हम लोग भाई नॉर्मल अमाउंट, कितने पैसे मंगवाए? 2 लाख के 3 रुपए हमने मंगवाए हैं, ठीक है ना, 2 लाख के 3 रुपीज इतने मंगवाए हैं। फिर उसके एक आध हफ्ते बाद भाई पैसे मिल गए बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
है ना, तो इक्विटी शेयर कॉल, सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया यहाँ पर कि इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो अमाउंट रिसीव्ड कि भाई कितने पैसे मिले, तो कितने पैसे मिले, अगर पूरे ही मिले हैं तो वो पूरे ही लिखते हैं, 2 लाख के 3 रुपीज पूरे मिले। बात समझ में आ रही है, बरोबर ना। ये चीज ध्यान में रखते हैं भाई कि भाई ये बेसिक एंट्रीज, और उसके साथ अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम जहां कैपिटल हो उसके साथ प्रीमियम लिखते हैं, और कहीं प्रीमियम नहीं आता है। अब ये जैसे हमने एंट्रीज की उसमें बेसिक एंट्रीज थी कि भाई सबके पैसे मिल गए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कोई पैसे नहीं देते हैं, कोई कोई पैसे जो है वो नहीं देते हैं। अगर तो पैसे अगर नहीं दे रहे हैं तो उसका क्या, तो अगर पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो उसे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स उसे कहा जाता है कि भाई कॉल्स इन एरियर्स मतलब कि भाई अगर कोई पैसे नहीं दे पा रहा है तो भाई सपोज एप्लीकेशन के वक्त थी तो एप्लीकेशन के वक्त तो पूरे पैसे मिले, एप्लीकेशन में ही कोई पैसे ही नहीं दे रहा है तो बात ही खत्म है, ना उसको रिफंड करेंगे ना उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। एप्लीकेशन के वक्त कॉल्स इन एरियर्स कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना, उसके वक्त कॉल्स इन एरियर्स नहीं आता कि एप्लीकेशन में कोई पैसे नहीं दे रहा है। अब मैंने एप्लीकेशन मंगवाई, आपने पैसे नहीं दिए, नहीं दिए, है ना, आप अपने घर में अपने घर, उसमें क्या फिर, बरोबर उसकी थोड़ी एंट्री हुई कि भाई इतनी पब्लिक ने पैसे नहीं दिए। एप्लीकेशन के वक्त एरियर्स नहीं आता है। हाँ भाई सामने वाले ने एप्लीकेशन दी, फिर जब 1 महीने बाद अलॉटमेंट की बारी आई कि चलो भाई पैसे लाओ, अब वो नहीं दे रहा है, बरोबर ना, अब प्रॉब्लम हो जाती है कि अब सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है तो क्या, तो फिर एंट्री कॉल्स इन एरियर्स की होती है। कॉल्स इन एरियर्स कैसे एंट्री करते हैं कि भाई अलॉटमेंट के वक्त भाई पहले पैसे मंगवाए, फिर पैसे मिले, उसके बाद जो है वो एंट्री रहती है वो एक कॉल्स इन एरियर्स की, कॉल्स इन एरियर्स कि भाई जो बाकी है उसकी। और कॉल्स इन एरियर्स हमारा एक तरह का लॉस है, एक्सपेंस है कि सामने वाला पैसे दे ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एरियर्स एक्सपेंस है तो वो डेबिट में, और नीचे जिसका बाकी हो, अलॉटमेंट का बाकी है तो अलॉटमेंट में लिखेंगे, बराबर। अगर कॉल के वक्त सपोज ये सिचुएशन हो जाती है कि कॉल के वक्त भी पहले पैसे मंगवाए, जब पैसे मिले तो उसमें आधे ही मिले, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो जिसके नहीं दिए वो एरियर्स में लिखा जाता है। तो इसके वक्त भी वैसे ही जो है वो एरियर्स रहता है कि कॉल्स इन एरियर्स, तो उसकी एंट्री भी करते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट में, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, बराबर। अगर एरियर्स है तो फिर इस तरह से एंट्री करते हैं हम लोग। अब सपोज यही सिचुएशन है कि भाई हमने 2 लाख शेयर्स मंगवाए थे ना, 2 लाख शेयर्स मंगवाए थे, 2,50,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली, तो एप्लीकेशन तो बरोबर हो गई। अब अलॉटमेंट के वक्त ऐसा हुआ कि अलॉटमेंट के वक्त किसी के पास 2,000 शेयर्स थे, उसने 2,000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, बराबर ना, उसने पैसे नहीं दिए 2,000 शेयर्स के, अगर सपोज ये सिचुएशन है। फिर जब कॉल की बारी आई तो कॉल के वक्त भी किसी के पास 1,000 शेयर थे, उसने भी पैसे नहीं दिए, ऐसी सिचुएशन रहती है, बराबर ना, कि किसी के पास 2,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, किसी और के पास 1,000 शेयर थे, उसने कॉल के पैसे नहीं दिए, तो एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री के वक्त एप्लीकेशन की एंट्री तो आपकी नॉर्मली रहती है, भाई जैसे पहले पैसे मंगवाए, 2,50,000 मिले, है ना, मतलब उतने शेयर्स के, फिर एक्स्ट्रा रिफंड कर दिए 50,000, 2 लाख कैपिटल में गए। अब अलॉटमेंट की बारी, कि अलॉटमेंट में पहले पैसे मंगवाए, तो 9 रुपए विथ प्रीमियम मंगवाए हैं, है ना, प्रीमियम है ना हो तो नॉर्मल अमाउंट, है ना, प्रीमियम नहीं लिखते, खाली अलॉटमेंट टू कॉल अगर ना हो तो। भाई सपोज विथ प्रीमियम मंगवाए 9 रुपए, तो हमने मंगवाए तब तो पूरे 9 रुपए ही लिखेंगे ना, लेकिन एक हफ्ते बाद जब पैसे मिले तो 2 लाख के 9 रुपए पूरे नहीं मिले, उसमें से किसी के पास 2,000 शेयर्स थे, उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो फिर यहाँ अमाउंट लिखते हैं जो होता है ना बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसमें काउंट करके लिखते हैं कि हमने मंगवाए थे 2 लाख के 9 रुपए, लेकिन उसमें से माइनस 2,000 शेयर के 9 रुपए नहीं मिले, 2,000 शेयर्स के 9 रुपए ही ना, हमने तो विद प्रीमियम मंगवाए हैं, तो विद प्रीमियम, ना होता प्रीमियम तो नॉर्मल अमाउंट माइनस करते, बरोबर।
कि 2 लाख के 9 रुपए हमने मंगवाए 18 लाख रुपए, लेकिन 2000 शेयर किसी के पास थे, उसने नहीं दिया, 18,000 रुपए नहीं दिए। तो यहां जब बैंक अकाउंट में लिखेंगे तो वो माइनस करके लिखेंगे कि इतनी अमाउंट कम मिलेगी हमें। अरे बात ध्यान, और बाकी की अमाउंट कॉल्स इन एरियाज में लिखते हैं, जो नहीं मिली है उसे एरिया करके लिखते हैं। क्या पता वो थोड़े दिन बाद दे दे, क्योंकि अभी कॉल की बारी भी है, 1 महीना और है, इस 1 महीने में वो दे दे तो अच्छी बात है, बराबर। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसके शेयर फॉर फीचर कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं कि नहीं दे रहा है पैसे, लाओ उसके शेयर किसी और को दे देंगे, बराबर ना, ऐसा होता है। तो अगर जो वो नहीं दे रहा है उसे फिलहाल किस में लिखते हैं, कॉल्स इन एरियाज। तो इसके बाद तीसरी एंट्री करते हैं कॉल्स इन एरियाज की, कि कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिसमें कितने लिखते हैं कॉल्स इन एरियाज में, तो 2000 शेयर्स के 9 रुपीज लिखते हैं, है ना, जितने नहीं मिले हो। ऐसे होता है ना अलॉटमेंट में, अगर एरियाज है तो। फिर सब जब कॉल की बारी आती है कि कॉल के वक्त भी किसी ने 1000 शेयर के और पैसे नहीं दिए, तो जब कॉल की बारी आती है तो कॉल में भी पहले कॉल्ड अप, क्या हमने पैसे मंगवाए, इक्विटी शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना, पैसे मंगवाए हैं उसकी एंट्री। तो जब पैसे मंगवाए तो पूरे ही 2 लाख के 3 रुपए ही मंगवाए हैं। फिर जब अमाउंट रिसीव्ड, कि जब पैसे मिले हैं, तो अब इसमें गड़बड़ है कि जब पैसे मिले तो उसमें जो पहले जिसने अलॉटमेंट दिए थे, अलॉटमेंट की बारी थी, उसमें भी 2000 शेयर के उसने नहीं दिए थे, और कॉल के वक्त कोई और भी है जिसने 1000 शेयर के पैसे नहीं दिए हैं, बरोबर, जिसने 1000 शेयर के पैसे नहीं दिए, मतलब कॉल के वक्त लॉजिकली कहो तो 3000 शेयर के पैसे नहीं मिले हैं। वो 2000 वाले ने भी अभी तक नहीं दिए हैं और 1000 वाले ने भी अभी तक नहीं दिए हैं। ये चीज जो क्वेश्चन में हो ना, वो ध्यान से पढ़ना भाई, कि किसने पैसे दिए हैं, किसने पैसे नहीं दिए हैं, बरोबर ना। जो अलॉटमेंट में जिसने नहीं दिए तो उसने कॉल के वक्त दिए कि नहीं दिए, कि उस वक्त भी नहीं दिए हैं, तो ये साथ में काउंट करना है, बरोबर। लॉजिकली ऐसा होता है ना कि भाई कॉल के वक्त जो है वो अलॉटमेंट और कॉल दोनों के पैसे नहीं मिले हैं। अब दोनों के ही पैसे नहीं मिले तो मतलब पूरे 3000 शेयर के पैसे नहीं मिले। तो जब कॉल में पहले पैसे मंगवाए, फिर जब पैसे मिले बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल, तो उसमें हमने मंगवाए थे 2 लाख के 3 रुपए, लेकिन उसमें से 3000 शेयर के 3 रुपए नहीं मिले, बरोबर ना। 3000 शेयर के 3 रुपए नहीं मिले हैं, ऐसा होता है ना। समझ आ रही है बात, कि 3000 शेयर के 3 रुपए नहीं मिले, ये 2000 भी और ये 3000 भी, मतलब मंगवाए थे हमने 6 लाख रुपए, लेकिन उसमें से 3000 के 3 रुपए 9000 रुपए नहीं मिले हैं। बता रही है ध्यान। तो ये ध्यान देना कि अमाउंट रिसीव्ड, और जो नहीं मिले उसे आखिरी में लिखते हैं कॉल इन एरियाज में। कॉल के वक्त वो कॉल इन एरियाज में लिखेंगे कि इतने पैसे बिल्कुल नहीं मिले हमें। तो जो नहीं मिले वो यहाँ पे लिखते हैं कि 3000 शेयर के 3 रुपए नहीं मिले। समझ आ रही है बात, बरोबर, ये ध्यान में रह रहा है ना, ठीक है। तो ये कॉल्स इन एरियाज कैसे होता है वो समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो कैसे एंट्री करनी है, इस तरह से। अब कभी कभार कॉल्स इन एडवांस भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो कि कॉल्स इन एडवांस अभी इस वीडियो में मैं नहीं समझा रहा हूँ, कि कॉल्स इन एडवांस के आपकी टेक्स्ट बुक में भी 1-2 क्वेश्चन ही हैं, और वो लॉजिक ऐसा है कि भाई उसे समझाने में ये वीडियो काफी लार्ज हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है। तो जिसको कॉल्स इन एडवांस सेपरेटली समझना हो वो एक बार खाली वो वीडियो देखना, तो आपको ध्यान रहेगा कि कॉल्स इन एडवांस कैसे करना है, उसकी एंट्री कैसे होती है, जस्टिफिकेशन कैसे होता है, वो पूरा मैंने एक वीडियो में समझाया हो, बराबर ना। वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, वो वीडियो अगर मतलब वो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे ऐड करता तो ये वीडियो बहुत लार्ज हो जाता, बाकी की चीजें जो है वो अटक जाती। कॉल्स इन एडवांस एग्जाम में भी रेयर पूछते हैं, आ सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, आ सकता है, रेयर पूछते हैं। टेक्स्ट बुक में भी 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं सिर्फ उसके, है ना, 2 ही क्वेश्चन है मेन उसके कॉल्स इन एडवांस के, जो मैंने अलग से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो कॉल्स इन एडवांस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है, आप वो वीडियो एक बार देखो तो आपको ध्यान आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस कैसे करना है, ठीक है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा उसमें। तो अभी यहाँ कॉल्स इन एरियाज को कंटिन्यू करते हैं। ये कॉल्स इन एरियाज ध्यान में रहा ना, कि कैसे एंट्री करनी है, कि किसी के भी वक्त जब पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसको सेपरेटली कॉल्स इन एरियाज में लिखते हैं। अगर सपोज कभी ऐसा होता है कि भाई एंड में सब खत्म हो गया, फिर एंड में किसी ने एरियर के पैसे दे दिए, एरियर्स के पैसे उसने दे दिए हैं, अगर एंड में तो एरियर के पैसे मिल जाते हो ना, तो उसकी लास्ट में एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट,
बराबर ना, जितने पैसे मिले हो एरियर के बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है? अगर मिले तो कोई सब में ऐसा लिखा हो कि मिल गया आखिरी में पैसे, तो सबकी एंट्री के बाद उसमें लिखते हैं। और सामने वाला अगर पैसे दे ही नहीं रहा है तो उसके शेयर्स क्या करते हैं, उसके शेयर फॉर फीचर कर लेते हैं। फॉर फीचर मतलब कि जब्त, नहीं दे रहा है सामने वाला पैसे, उसके शेयर्स जब्त कर लिए, किसी और को दे दिया हमने। बात आ रही है ध्यान? तो ये जैसे एरियाज देखा ना, आप शेयर फॉर फीचर को देखें, बराबर। इसी जो है वो एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें ये सब एंट्री तो रहेगी, आपके 8 मार्क का सम आता है तो 8 मार्क में ये सब एंट्री तो है ही, इसके बाद कभी एक्स्ट्रा एंट्री शेयर फॉर फीचर या प्रो राटा की आती है, बराबर। तो ये शेयर फॉर फीचर का टॉपिक पहले समझें कि इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें कि अगर जिसने भी पैसे नहीं दिए हैं शेयर्स के, तो उसके शेयर्स जब्त करके किसी और को दे दें, ठीक है। तो ये रूल्स पहले याद रखना, एंट्री वाइज ये सब रूल्स एक एक बार लिख लो अच्छी तरह से, जो भी ये रूल्स हैं। तो फिर शेयर फॉर फीचर का एक बार रिवीजन देखें। तो जब शेयर फॉर फीचर की बारी आती है ना भाई, फॉर फीचर जिसने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर्स हमने जब्त कर लिए। तो फॉर फीचर में कैसे होता है कि फॉर फीचर्स की 3 एंट्री रहती है, बराबर। जो सब पहले एंट्री की थी वो सब एंट्री तो रहेगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, वो सब एंट्रीज तो एज इट इज रहेगी। उसके बाद जो है वो फॉर फीचर की एंट्री रहती है। फॉर फीचर की 3 स्टेप रहते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है कि शेयर्स को फॉर फीचर करना, बराबर। कि फॉर फीचर मतलब जब्त कर लेना। अब जब जब्त करते हैं तो उसकी एंट्री ऐसे करते हैं कि इक्विटी शेयर, उसकी कंबाइन एंट्री रहती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कि भाई जहां कैपिटल में सबसे पहले लिखते हैं कि भाई जो भी शेयर्स हमने जब्त कर रहे हैं, भाई सपोज यहाँ पे 2000 शेयर के और 1000 शेयर के पैसे नहीं मिले, तो टोटल 3000 शेयर हम लोग जब्त कर रहे हैं। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो 3000 शेयर हम लोग जब्त कर रहे हैं। तो जो भी शेयर हम जब्त कर रहे हैं, जो भी फॉर फीचर कर रहे हैं, उन सब शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे लिखते हैं, बराबर ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के जिसमें लिखा जाता है फेस वैल्यू, कि रियल फेस वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है तो वो 10 रुपए, बराबर। यहाँ फेस वैल्यू लिखी जाती है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। भाई जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, प्रीमियम जो है जैसे पहले भी बताया था, प्रीमियम जो है वो कैपिटल का भाई है, जहां कैपिटल वहां पे प्रीमियम, वो रहेगा ही साथ में, बराबर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम की एंट्री तब करते हैं जब प्रीमियम हो और वो भी नॉट रिसीव्ड प्रीमियम हो। नॉट रिसीव्ड प्रीमियम तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, जो रिसीव्ड प्रीमियम हो वो यहाँ पे कभी भी नहीं लिखते, बराबर। नॉट रिसीव्ड प्रीमियम मतलब जो 3000 शेयर थे, उस 3000 शेयर में कोई शेयर ऐसे थे कि जिसका प्रीमियम के पैसे भी ना मिले हो। भाई थे ना, जैसे ये 2000 शेयर थे अलॉटमेंट के वक्त, तो उसमें 9 रुपए मंगवाए थे विद प्रीमियम, तो सामने वाले ने वो दिए ही नहीं, मतलब प्रीमियम के पैसे भी सामने वाले ने नहीं दिए ना। सामने वाला प्रीमियम का पैसा न देता हो तो यहाँ प्रीमियम लिखना है। अगर सपोज सामने वाले ने खाली कॉल के पैसे बाकी हैं, उसने पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट में दे दिए थे, प्रीमियम भी दे चुके थे, तो यहाँ प्रीमियम नहीं लिखना है, बराबर। ये चीज याद रखना है, सिर्फ नॉट रिसीव्ड प्रीमियम वो यहाँ पे लिखते हैं, बराबर। उसके बाद आता है कि टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जहां फॉर फीचर में लिखते हैं हम लोग कि अमाउंट रिसीव्ड टिल डेट, कि आज तक जितनी अमाउंट मिली है, भाई जिसके ये 3000 शेयर थे, 3000 में से अभी तक कितने कितने पैसे मिले वो हम जब्त कर रहे हैं, बराबर। तो वो शेयर फॉर फीचर अमाउंट अकाउंट अमाउंट रिसीव टिल डेट, आज तक जितने पैसे मिले हो। और उसके साथ लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि जो भी अलॉटमेंट के पैसे ना मिले हो उसमें नॉट रिसीव्ड अमाउंट, अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट का ही है, नॉट रिसीव्ड अमाउंट विथ प्रीमियम, बराबर। नॉट रिसीव्ड अमाउंट विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ कितने कितने पैसे नहीं मिले वो। और हाँ, एक ये जो शेयर फॉर फीचर अमाउंट लिखते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड टिल डेट, जब अमाउंट मिली है उसमें नहीं लिखते, उसमें विदाउट प्रीमियम लिखते हैं, बराबर। जो शेयर फॉर फीचर आता है उसमें बता रहा हूं कि अमाउंट रिसीव टिल डेट विदाउट प्रीमियम होता है उसमें, और इसमें शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नॉट रिसीव्ड अमाउंट विथ प्रीमियम आता है,
बराबर, ये दोनों में फर्क समझना। और उसके बाद अगर कॉल की बारी भी है कि टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, कॉल में जो भी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी इसमें आता हो उन सब में भाई शेयर फॉर फीचर अमाउंट रिसीव्ड और बाकी नीचे वो लिखते हैं जो जो अमाउंट नॉट रिसीव्ड है। इसमें भी शेयर कॉल में लिखते हैं कि नॉट रिसीव्ड अमाउंट, नॉट रिसीव अमाउंट विथ प्रीमियम, जो पैसे ना मिले हो उसमें प्रीमियम गिनते हैं कि हाँ भाई ऐसे पैसे नहीं मिले, जो पैसे मिल गए उसको प्रीमियम के अलावा गिनते हैं हम लोग, बराबर, क्योंकि जिसके पैसे मिल गए प्रीमियम के भी पैसे मिल गए तो उसको तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, हो गए भाई अपनी इनकम, ठीक है ना, उसे फिर फॉर फीचर वगैरह में नहीं लिखते। तो सबसे पहली एंट्री शेयर फॉर फीचर की आती है कि भाई ये एंट्री कि हमने शेयर्स जब्त किए। अब इसमें अमाउंट लिखते हैं जैसे कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल, इसी एग्जांपल के हिसाब से लिखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसमें फेस वैल्यू लिखते हैं भाई 3000 शेयर्स हमने जब्त कर रहे हैं तो 3000 की मेन वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, तो यहाँ पे लिखे जाते हैं कि 3000 शेयर के 10 रुपए मतलब 30,000 रुपए। मैं ये ऐसा अमाउंट लिख रहा हूँ, आप पूरी लिखना उसमें। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसमें नॉट रिसीव्ड प्रीमियम, कि ये जो 3000 शेयर्स थे उस 3000 शेयर में कोई ऐसे शेयर्स थे कि जिसमें प्रीमियम के पैसे ना मिले हो, कि 3000 में से 1000 शेयर इसके पास थे जो उसने कॉल के पैसे नहीं दिए, तो उसने कॉल में तो प्रीमियम नहीं था तो उसकी बात ही नहीं। 2000 शेयर इसके पास थे जिसने ये अलॉटमेंट के पैसे भी नहीं दिए थे और अलॉटमेंट में प्रीमियम था 5 रुपए, मतलब वो 5 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला था, हमें नहीं मिला था ना, तो जो प्रीमियम के पैसे ना मिले हो उसकी एंट्री करते हैं। तो मतलब यहां पे एंट्री होगी कि 2000 शेयर्स के 5 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला था, बराबर, बाकी के मिल चुके उसकी एंट्री नहीं करते हैं। 2000 शेयर के 5 रुपए का प्रीमियम यहां नहीं मिला था तो वो नॉट रिसीव्ड प्रीमियम, ध्यान में रखना। उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर में जितने पैसे अभी तक मिले हो उसमें सेपरेटली गिनते हैं कि भाई जिसने 2000 शेयर में अभी तक उसने कितने पैसे दिए, 1000 शेयर के उसने अभी तक कितने पैसे दिए, बराबर। तो भाई शेयर फॉर फीचर में कुछ ऐसे काउंटिंग करेंगे, समझना कि पहले 2000 शेयर की बात करें तो 2000 शेयर में उसने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए, ये दोनों नहीं दिए, तो उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए थे खाली, बराबर। तो शेयर फॉर फीचर में अमाउंट रिसीव टिल डेट अब तक कितने मिले हैं, तो 2000 शेयर जिसके पास थे उसने एप्लीकेशन दिए, फिर अलॉटमेंट कॉल दिया ही नहीं उसने, तो उसने एप्लीकेशन के पैसे दिए तो खाली एप्लीकेशन के लिखेंगे 3 रुपए हम लोग, और प्लस जिसके पास 1000 शेयर थे उसने कॉल के नहीं दिए, मतलब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के दिए थे, तो दोनों के दिए मतलब एप्लीकेशन के 3 रुपए अलॉटमेंट के 4 रुपए, 9 रुपए नहीं, ये अमाउंट रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम के बिना गिनना है। मतलब अगर उसने 1000 शेयर वाले ने एप्लीकेशन के दिए अलॉटमेंट के भी दिए तो अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं गिनना है, उसके बिना 4 रुपए ही दिए, तो 3 और 4 7 रुपए मिले, मतलब यहाँ पे 1000 रुपए के 1000 शेयर के 7 रुपए, इन दोनों का प्लस वो यहाँ पे भाई 6000 और 7000 13,000 रुपए शेयर फॉर फीचर में आएगा, है ना, इतने शेयर हमने जब्त कर लिए। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, कि जो अलॉटमेंट में जिसने पैसे नहीं दिए और वो भी विथ प्रीमियम नहीं दिए, तो अलॉटमेंट के वक्त जो है वो 2000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले थे ना, तो वहां अलॉटमेंट में लिखेंगे कि 2000 शेयर के 9 रुपए नहीं मिले, जो ना मिले उसमें विथ प्रीमियम लिखते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। और उसके बाद कॉल के वक्त टू शेयर कॉल, उसमें भी नॉट रिसीव्ड अमाउंट, जो पैसे ना मिले हो, तो नहीं मिले तो 1000 शेयर के और ये 2000 के भी, कॉल के वक्त तो आखिरी में दोनों ने ही नहीं दिए थे ना, इसने तो दोनों के पैसे नहीं दिए हमने जब सम किया था, तो दोनों के ही पैसे नहीं मिले हैं, तो मतलब कि यहाँ पे 3000 शेयर के 3 रुपए नहीं मिले, कॉल के वक्त तो 3 रुपए ही थे, बराबर, प्रीमियम था नहीं, तो उसमें 3000 शेयर के 3 रुपए नहीं मिले हैं, वो इसकी एंट्री। तो ये शेयर फॉर फीचर में पहली एंट्री हमेशा ये होगी कि शेयर फॉर फीचर हमने फॉर फीचर किया। उसके बाद दूसरी एंट्री आती है कि अब उसको री इश्यू किया है। री इश्यू मतलब कि भाई जो शेयर्स हमने जब्त कर लिया अब किसी और को ट्रांसफर कर दिया हमने, किसी और को, भाई 10 रुपए का शेयर था, बराबर ना भाई, विद प्रीमियम 5 रुपए के थे, अब 10 रुपए का शेयर था, किसी और को 8 रुपए में हमने दे दिया, प्रीमियम भी छोड़ दिया हमने, किसी और को 8 रुपए में दे दिया। तो अब जब री इश्यू करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लिए सिचुएशन आती है कि अगर री इश्यू एट पार कर रहे हैं, एट पार का मतलब कि भाई टोटल फेस वैल्यू पे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही दिया है, कोई कम ज्यादा नहीं, तो अगर एट पार कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री करते हैं हम लोग
कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर एट पार हो रहा है कि भाई 10 रुपए में ही अगर दे दिए हो ये 3000 शेयर के, तो यहाँ पे 3000 के 10 रुपए 30,000 दोनों में, बात खत्म, बरोबर ना। अगर एट पार हो तो, अगर सपोज एट डिस्काउंट हो, यहां लिख रहा हूं कि या तो फिर एट डिस्काउंट दिया जाता है कि डिस्काउंट पे शेयर इश्यू किए हैं, तो अगर डिस्काउंट पे दिए हैं तो एंट्री करते हैं हम लोग उसमें कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आती है। अगर डिस्काउंट पे हो तो कि भाई बैंक अकाउंट जितने पैसे मिले हो, शेयर फॉर फीचर में जितना डिस्काउंट दिया हो, यहाँ फॉर फीचर में डिस्काउंट आता है। क्यों फॉर फीचर को डिस्काउंट में गिनते हैं? क्योंकि यहाँ जो हमने शेयर फॉर फीचर्स के अमाउंट जब्त की है उसी में से ही डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट उसके बाहर का नहीं, है ना। कंपनी डिस्काउंट अपने खर्चे पे नहीं निकालती, जितने जो है वो शेयर फॉर फीचर किए हैं, अमाउंट रिसीव टिल डेट, उसी में से ही डिस्काउंट देना पड़ता है, बराबर। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर में डिस्काउंट और शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू, बराबर। भाई 8 रुपए का शेयर है, जैसे ये था कि 3000 शेयर 8 रुपए में दे दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट वहां 8 रुपए लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर तो उसमें लिखते हैं 2 रुपए, 2 रुपए का डिस्काउंट जितना डिस्काउंट हुआ, और शेयर कैपिटल उसमें फेस वैल्यू कि भाई 10 रुपए का ही शेयर है हमारा, बराबर। तो ये तो डिस्काउंट पे हुआ। अगर सपोज कोई शेयर री इश्यू कर रहे हैं, वो एट प्रीमियम पे री इश्यू कर रहे हैं, बराबर, एट प्रीमियम अगर री इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे कि भाई 10 रुपए का शेयर है वो 12 रुपए में दिया है किसी को, भाई डिमांड बहुत चल रही हो कंपनी की, ज्यादा में भी जाता है, कि अगर 12 रुपए में दिए हैं तो एंट्री ऐसे करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई जहां कैपिटल वहां प्रीमियम, कि अगर 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दे दिया है उसको, तो यहाँ बैंक अकाउंट में लिखते हैं 3000 शेयर के 12 रुपए मिले, तो बैंक में पूरे 12 रुपए। शेयर कैपिटल में लिखते हैं 3000 शेयर के 10 रुपए, बराबर, जितनी फेस वैल्यू है वो 10 रुपए ही। और सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं 3000 शेयर के 2 रुपए, 3000 शेयर थे उसके 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए, 10 के 12 लिए हमने, बता रही है ध्यान। तो रीइश्यू कैसे किया हुआ है वो सिचुएशन पे बनता है भाई, मैंने तीनों सिचुएशन बताई, एग्जाम में जैसा पूछे वो ध्यान में रखना, बराबर। कि अगर एट पार ही है, पूरे ही 10 रुपए में दे दिया है, तो यहां लिखते हैं 3000 शेयर के 10 रुपए मिले दोनों में, बराबर, यही कि पूरे 10 रुपए, यही एग्जाम्पल। अगर सपोज डिस्काउंट में है कि 10 की जगह 8 में दे दिया, तो 8 में दे दिया, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट उसमें लिखते हैं कि भाई 3000 शेयर के 8 रुपए मिले हैं जितने मिले, शेयर फॉर फीचर डेबिट उसमें लिखते हैं जितना डिस्काउंट दिया, कि सपोज 3000 शेयर के 2 रुपए का डिस्काउंट, बराबर। और शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में लिखते हैं हम लोग कि भाई जितनी फेस वैल्यू है, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, बराबर, जहां जहां कैपिटल है तो वहां वहां फेस वैल्यू हमारी। तो यहाँ पे फेस वैल्यू मतलब यहाँ लिखते हैं हम लोग 3000 के 10 रुपए ही पूरे, समझ आई बात है, ये क्लियर। और अगर प्रीमियम पे दिया है, समझो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दिया हमने किसी को, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट उसमें लिखते हैं कि 3000 के 12 रुपए, ये पूरे 12 मिले हमें, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जहां कैपिटल में लिखते हैं 3000 के 10 रुपए, कैपिटल में तो फेस वैल्यू 10 रुपए ही थी, और प्रीमियम, भाई प्रीमियम में 2000 एक्स्ट्रा मिले तो 3000 के 2 रुपए, समझ आई बात है। ध्यान देना, तीनों में से कोई एक ही सिचुएशन लिखनी होती है, एग्जाम में तीनों सिचुएशन मत लिखना भाई, जैसा क्वेश्चन में हो कि एट पार री इश्यू किया है कि एट डिस्काउंट कि एट प्रीमियम, वो ध्यान में रखना। और री इश्यू करने के बाद उसकी आखिरी एंट्री आती है फॉर फीचर की, दो एंट्री हुई ना, कि एक पहले शेयर फॉर फीचर किया, उसके बाद री इश्यू किया जैसे हमने री इश्यू किया हो, और उसके बाद थर्ड एंट्री होती है कैपिटल ट्रांसफर की, थर्ड एंट्री रहती है कैपिटल ट्रांसफर की। तो कैपिटल ट्रांसफर की एंट्री करते हैं कि जितने भी हमने जब्त अमाउंट है, जो ये शेयर फॉर फीचर जब्त किए पैसे हमने, उसमें से अगर डिस्काउंट में कुछ यूज होता हो, डिस्काउंट उसी में से ही दिया जाता है, अगर डिस्काउंट में कुछ यूज होता हो तो डिस्काउंट में यूज करते हैं, नहीं तो वो पूरी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं
कि भाई कंपनी के दूसरे काम में आ जाएगी वो, बराबर। तो उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बराबर। सपोज यहां हमने जब्त किए थे कि ये पूरे रुपए जब्त किए थे, कितने, 6,000 और 7,000, 13,000 रुपए हमने जब्त किए। अब उसको रीइश्यू के वक्त अगर यूज किए हो, सपोज अगर रीइश्यू हमने एट पार किया है तो 13,000 तो कहीं यूज हुए ही नहीं, हुए, हमने डिस्काउंट दिया, ये फॉर फीचर की अमाउंट डिस्काउंट में ही यूज होती है, उसके अलावा नहीं कहीं। तो अगर सपोज एट पार दे दिया तो कुछ डिस्काउंट में यूज हुआ, कुछ भी नहीं यूज हुआ ना, तो ये 13,000 रुपए सीधा रिजर्व में चले जाते हैं, सीधे रिजर्व में 13,000 अपने, बराबर। लेकिन सपोज अगर हमने रीइश्यू डिस्काउंट पे किया है तो हमने डिस्काउंट 2 रुपए का दिया, 2 रुपए मतलब 3,000 के 2 रुपए, 6,000 रुपए यूज कर लिए, बराबर। तो जो हमने 13,000 जब्त किए थे उसमें से 6,000 यूज हो गए, बाकी के 7,000 रिजर्व में जाएंगे, बराबर। जैसी सिचुएशन हो फिर रिजर्व में 7,000 जाएंगे। सपोज कि अगर हमने रीइश्यू जो है वो प्रीमियम पे किया है तो ये जो 13,000 हमने जब्त किए थे उसमें से यूज तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ये तो प्रीमियम मिला है, यहाँ पे भी यूज तो हुआ नहीं डिस्काउंट में, इसके पैसे खाली डिस्काउंट में ही यूज होंगे, इसी में, इनमें तो नहीं, तो यहाँ पे भी यूज हुआ नहीं, तो 13,000 पूरे ही रिजर्व में जाएंगे, बराबर। तो ये फॉर फीचर की 3 एंट्रीज रहती है, ध्यान में रखना। पहले फॉर फीचर करना, जब्त करना, वो ध्यान देना, कोई भी सम करो तो ये रूल्स याद रखो, फिर री इश्यू कैसे कर रहे हैं, इन 3 में से कोई एक कंडीशन, और उसके बाद आखिरी में कैपिटल ट्रांसफर। समझ आ रहा है फॉर फीचर कैसे हुआ? 8 मार्क का सम आता है तो उसमें बेसिक एंट्रीज तो रहती है सब, आखिरी में फॉर फीचर रहता है। और लास्ट एक छोटा टॉपिक देखें हम लोग, वो आता है प्रो राटा का, कि भाई प्रो राटा शेयर्स किसे कहते हैं हम लोग। तो प्रो राटा शेयर्स हम लोग किसे कहते हैं भाई? प्रो राटा शेयर्स वो एक तरह का एडवांस है जो एप्लीकेशन के वक्त मिलता है और अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है, नॉर्मली ऐसे याद रखते हैं। प्रो राटा शेयर्स प्रॉपरली वैसे होता है कि सपोज किसी ने अगर एप्लीकेशन दी है और हमने उनकी कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, सब नहीं, थोड़ी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, थोड़ी नहीं की हमने, बराबर। तो एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट नहीं की वो लीगली उसके पैसे वापस देने चाहिए, लेकिन कंपनी उसके पैसे वापस नहीं करती, अपने पास ही रखती है और अलॉटमेंट के वक्त उसके पैसे एडजस्ट करती है, उसे हम लोग प्रो राटा कहते हैं। सपोज कि अगर आपने मुझे 2,000 शेयर या सपोज 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी है कि आपको 20,000 शेयर चाहिए, आपने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपए भी दिए सपोज, बराबर। तो सपोज अगर आपने 20,000 शेयर की एप्लीकेशन दी, उसमें से मैंने आपके 15,000 शेयर ही एक्सेप्ट किए हैं, तो लीगली 5,000 शेयर के 3 रुपए मुझे वापस करने चाहिए, 15,000 आपके बचे ना मेरे पास, तो वो वापस करने चाहिए, लेकिन कंपनी वो वापस नहीं करती। कंपनी क्या कहती है कि आपके 15,000 शेयर तो एक्सेप्ट हुए ना, तो आप अलॉटमेंट के पैसे तो दोगे ना, तो जब अलॉटमेंट के पैसे दोगे उस वक्त उतने पैसे कम दे देना, बराबर। जो 15,000 मेरे पास बाकी हैं तो उतने पैसे आप लोग कम दे देना, बराबर। इसे प्रो राटा कहते हैं, ठीक है। प्रो राटा एक तरह का एडवांस रहता है कि आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको वापस नहीं दिए, मैंने एडवांस की तरह रख लिए, फिर जब अलॉटमेंट या कॉल की बारी आएगी उस वक्त हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये प्रो राटा। तो प्रो राटा के जब भी क्वेश्चंस हो ना, तो उसका एडजस्टमेंट खाली एप्लीकेशन के वक्त ही होता है, जो एप्लीकेशन की एंट्रीज होती है उसी में ही खाली एडजस्टमेंट होता है, बाकी बेसिक अलॉटमेंट, कॉल, फॉर फीचर, उन सब की एंट्री पीछे सेम ही रहती है। और जब भी प्रो राटा के क्वेश्चंस हो तो सम से पहले साइड में या ऊपर जो है वो आपके ब्रैकेट में हो, रफ पेज में हो, एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, जिसमें वैसे होता है कि हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन मिली है वो अमाउंट लिखते हैं, और उसको जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसमें से कितनी एप्लीकेशन हमने फुल्ली रिजेक्ट की है वो लिखते हैं, कितनी एप्लीकेशंस हमने फुल्ली एक्सेप्ट की है वो लिखते हैं, और कितनी एप्लीकेशंस को प्रो राटा की तरह रखा है वो लिखते हैं। ऐसा चार्ट जरूर बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। सपोज देखो ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल लें कि मैंने 4 लाख शेयर इश्यू किए थे, 4 लाख शेयर इश्यू किए 10 रुपए के हिसाब से, बराबर। एप्लीकेशन मिली है उसमें कि 4,50,000 की एप्लीकेशन मिली है, 4,50,000 की एप्लीकेशन मिली, जिसमें से 20,000 की एप्लीकेशन के पैसे मैंने पूरे वापस कर दिए,
20,000 की एप्लीकेशन के पैसे पूरे वापस कर दिए और बाकी की एप्लीकेशन को प्रो राटा बेसिस के ऊपर मैंने रखा है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर। और जिसमें चलो हमने मंगवाया वैसे ही है कि एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 4 रुपए, कॉल के 3 रुपए, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो तो पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं बराबर, कि जिसमें लिखते हैं कि पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितनी मिली, 4,50,000 की एप्लीकेशन मिली है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4,50,000 की एप्लीकेशन मिली बराबर ना, एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसमें से कितने रिजेक्ट किए, कितने एक्सेप्ट किए। सपोज कितनी बार कोई क्वेश्चन में आपको थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ होता है, क्या एक्सेप्ट है, क्या रिजेक्ट है, क्या प्रो राटा है। तो एक चीज ध्यान रखो कि फुल्ली एक्सेप्ट में पहले तो आंख बंद करके वही चीज लिख दो जितने शेयर्स हमने इश्यू किए हैं, फुल्ली एक्सेप्ट में वही आता है, एक्सेप्ट उससे कम कर ही नहीं सकते बराबर, न कम न ज्यादा, पूरे ही उतने। तो फुल्ली एक्सेप्ट में हमेशा जितने शेयर इश्यू किए हैं वही लिख देते हैं उसमें बराबर। तो सपोज 4,50,000 की एप्लीकेशन मिली जिसमें से फुल्ली एक्सेप्ट हुए 4 लाख, 4 लाख शेयर फुल्ली एक्सेप्ट हुए, वो तो फिक्स रहते हैं उतने ही है। बाकी इन दोनों में से एक चीज आपको क्लियर दी गई होती है, बाकी की चीज हमें ढूंढनी होती है। सपोज यहां जैसे दिया हुआ कि 20,000 शेयर के पैसे पूरे वापस कर दिए, मतलब ये फुल्ली रिजेक्ट है, फुल्ली रिजेक्ट, उसके पैसे पूरे वापस कर दिए, तो ये फुल्ली रिजेक्ट, उसमें लिख देते हैं हम लोग 20,000 शेयर, और बाकी बचे हुए प्रो राटा में रखते हैं बराबर, बाकी के प्रो राटा में। तो देखो यहाँ ऐसे गिनते कि 4,50,000 में से 4 लाख यहाँ गए, 20,000 यहाँ गए, बचे कितने, बाकी 30,000 बचे, 30,000 बचे ना, 4,50,000 में से 4 लाख यहाँ, 20,000 यहाँ, तो बाकी के 30,000 बचे, वो 30,000 शेयर्स के पैसे प्रो राटा में रखे जाएंगे। समझ आ रही है बात बराबर। तो ये चार्ट पहले जरूर बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से एंट्री करते हैं कहाँ पे, एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन के वक्त ही प्रो राटा को एडजस्ट किया जाता है, बाकी नहीं। अब जब एप्लीकेशन की बारी आती है तो एप्लीकेशन में हम पहली एंट्री करते हैं ना कि पैसे मिले, तो पैसे मिले उसमें ये एंट्री कि जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड, यही चार्ट के हिसाब से ही 4 एंट्री करनी है हमें। तो एप्लीकेशन के वक्त जब सम शुरू होगा तो पहली एंट्री करते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, के पैसे मिले भाई, कितने पैसे मिले, तो 4,50,000 शेयर्स के 3 रुपए मिले हैं हमें बराबर, 4,50,000 के 3 रुपए एप्लीकेशन पूरी मिली ना हमें, ठीक है। फिर जो दूसरी एंट्री करते हैं वो दूसरी एंट्री ये होती है कि फुल्ली रिजेक्ट कितने किए, रिजेक्ट में वही जो हमने रिफंड किया, जो बेसिक एंट्रीज में भी हमने बताया था वही एंट्री होती है कि भाई फुल्ली रिजेक्ट किए, तो उसकी एंट्री करते हैं इसकी अपोजिट कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। भाई कितने रिजेक्ट किए, 20,000 शेयर के 3 रुपए हमने रिजेक्ट किए है ना, एप्लीकेशन के तो 3 रुपए ही थे, उसको रिफंड कर दिया। बाकी फुल्ली एक्सेप्ट में लिखते हैं बराबर ना, बाकी फुल्ली एक्सेप्ट, उसके बाद फुल्ली एक्सेप्ट उसे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं हम, बेसिक थर्ड एंट्री भी वही करते हैं ना कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल कहां, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर जितना फुल्ली एक्सेप्ट किया, हम बेसिक में भी पहली 3 एंट्री वही करते हैं बराबर ना। जहां फुल्ली एक्सेप्ट किए हैं तो वो लिखते हैं कि भाई 4 लाख शेयर्स के 3 रुपीज एक्सेप्ट होंगे। समझ आ रही बात। अगर यहाँ प्रीमियम होता तो यही प्रीमियम और कहीं पे नहीं, जहां कैपिटल तो उसका भाई प्रीमियम उसके साथ ही लिखते हैं और कहीं पे भी नहीं। और ये जो हुआ कि फुल्ली ये एप्लीकेशन रिसीव, फुल्ली रिजेक्ट, फुल्ली एक्सेप्ट, तो फिर चौथी एंट्री करते हैं ये प्रो राटा की, जहां प्रो राटा की एंट्री आती है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब जो एप्लीकेशन के पैसे मिले वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं। तो प्रो राटा में कितने रखे हैं हमने, 30,000 शेयर के पैसे जो हमने वापस नहीं दिए हैं, तो यहां लिखते हैं कि 30,000 के 3 रुपए हमें मिले हैं बराबर ना, 30,000 के 3 रुपीज वो प्रो राटा में रख दिए बराबर। ये एक एंट्री एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम है। फिर उसके बाद जब अलॉटमेंट की बारी आती है ना, एप्लीकेशन हो गई, फिर अलॉटमेंट की बारी, अलॉटमेंट में भी वैसे ही पहले हम पैसे मंगवाते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं कि इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। के अलॉटमेंट में पैसे मंगवाए, कितने मंगवाए, पूरे ही मंगवाए, 4 लाख शेयर्स थे तो 4 लाख के 4 रुपए हमने मंगवाए हैं अलॉटमेंट में। फिर जब पैसे मिले तो एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां आता है कि जब पैसे मिले तो पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि थोड़े हमने प्रो राटा में रखे थे, बराबर, कि ये जो 30,000 शेयर के पैसे थे, ये 30,000 शेयर के पैसे 3 रुपए के हिसाब से हमारे पास पड़े थे जो हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं, करने ना उसमें एडजस्ट, बराबर। तो मतलब यहाँ पे होगा कि हमने मंगवाए थे 4 लाख के 4 रुपए, लेकिन उसमें से माइनस 30,000 शेयर के 3 रुपए नहीं मिलेंगे। ये इसमें 3 रुपए है, वो 3 रुपए, ऐसे नहीं इसके 4 रुपए के हिसाब से ही लिखो। यहाँ जो अमाउंट हमने प्रो राटा में रखी है वही उसमें से माइनस हो गया, एग्जैक्ट अमाउंट, बराबर। तो प्रो राटा की जब भी एंट्री हो ना तो बस ये 2 एंट्री हमें जो है वो संभालनी होती है। ये 2 नई एंट्री आती है कि एप्लीकेशन के वक्त एक प्रो राटा अलग से आता है कि भाई एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, और वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है कि अलॉटमेंट के जब पैसे मिलेंगे तो वो उतनी अमाउंट हम माइनस करेंगे उसमें से, बराबर। ये अलॉटमेंट हो गया। फिर उसके बाद जब कॉल की बारी आई तो कॉल की तो नॉर्मल एंट्री जैसे करते हैं वैसे ही। समझ आ रही है बात? प्रो राटा में ये 2 एंट्री खाली एक्स्ट्रा करनी है, वो चीज ध्यान में समझना। और जब भी प्रो राटा के क्वेश्चन हो पहले से चार्ट जरूर बना लेना। क्लियर? समझ आ रहा है टॉपिक? तो एक एक बार अच्छी तरह से सब टॉपिक देख लो आप लोग फिर से, बराबर। ये एडवांस का टॉपिक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है, आप फिर से एक बार देखना उस एडवांस को, अच्छी तरह से ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। फिर जो दूसरे चैप्टर के रिविजन्स हैं इसमें कुछ बाकी रहा हो तो मुझे कमेंट में बताओ, और बाकी फिर जो दूसरे चैप्टर के रिविजन्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।